भी ज्यादा आए हुए। तो हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन है, कंपैरिजन पढ़ रहे हैं आरएनए का, कंपैरिजन ऑफ आरएनए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आरएनए का एक कंपैरिजन हम लोग पढ़ रहे हैं कि आरएनए इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहने वाला है अमाउंट, वो रहने वाला है अमाउंट। अमाउंट कि अमाउंट वाइज आरएनए कितना होता है सेल में, उसको देख के देख रहे हैं। ठीक है, हम कभी भी किसी सेल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम नॉर्मली अमाउंट उसके साइटोप्लाज्म में देखते हैं। नॉर्मली अमाउंट उसके किस में देखते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो अमाउंट है हमारे पास, साइटोप्लाज्म में जो अमाउंट हमारे पास है वो मैं कंपेयर करता हूं आरएनए का। तो कैसे देखता हूं, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे पास आरआरएनए होता है। उसके बाद हमारे पास जो होगा आरआरएनए के बाद हमारे पास क्या होगा, सेकंड होता है टीआरएनए अमाउंट वाइज, और थर्ड होता है हमारे पास एमआरएनए। सबसे ज्यादा अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए होता है हमारे पास, फिर होता है टीआरएनए, और फिर होता है हमारे पास आरआरएनए। क्लियर, सॉरी एमआरएनए। जो ये वाला आरएनए होता है आरआरएनए, वो 80 to 85% तक टोटल आरएनए का होता है। टीआरएनए 10 से 15% या 12 से 15% के आसपास, 3 से 5% हमारे पास ये वाला आरएनए होता है। कौन सा, एमआरएनए। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं अमाउंट को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, आरआरएनए। सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास, आरआरएनए। फिर हमारे पास क्या है, टीआरएनए, और फिर हमारे पास क्या है, एमआरएनए। क्लियर, एमआरएनए। ये कंपैरिजन है अमाउंट वाइज। सेकंड, हम सेम सीक्वेंस हमें स्टेबिलिटी का भी होता है, स्टेबिलिटी का भी होता है। स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि हमारे पास डीएनए, डीएनए इज हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। क्लियर, आरएनए जो होता है हमारे पास, आरएनए क्या होता है, इज अनस्टेबल, अनस्टेबल, और ब्रेक कर जाता है आफ्टर सम टाइम। ब्रेक 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 करेगा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये टूट जाता है। क्लियर, अगर हम बात करते हैं बेटा फॉसिल्स की, तो फॉसिल्स में से भी कई बार जब हमें मिलता है फॉसिल कोई कोई, तो उसमें मैं सेल देखता हूं तो डीएनए मिल जाता है। आरएनए मिलने की रियल पॉसिबिलिटीज होती है, बिकॉज आरएनए जो होता है बेटा, आरएनए जो होता है हमारे पास, वो ब्रेक कर जाता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन सारे आरएनए की स्टेबिलिटी बराबर नहीं होती। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो आरआरएनए होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है वो सेम टीआरएनए की है, और फिर मेरे पास एमआरएनए होता है। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैं बात करता हूं ह्यूमन में एग की, जो ये एग है मेरे पास, एग जिसकी फर्टिलाइजेशन होनी है, इस एग में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम किस लिए होते हैं, कि जब राइबोसोम किस लिए होंगे हमारे पास, राइबोसोम इसलिए होंगे कि जो एग हमारे पास है, ध्यान से सुने बेटा, जो एग हमारे पास है, एग हमारे पास है, ध्यान से देखें, जो एग हमारे पास है उसके अंदर राइबोसोम है। उसके अंदर क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम इसलिए होंगे कि जब फर्टिलाइजेशन इसकी हो जाएगी, जब फर्टिलाइजेशन इसकी हो जाएगी हमारे पास, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी इसकी, तो फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, ध्यान से सुनेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद इसको इसको जाइगोट को मोरूला में कन्वर्ट करना होता है, और फिर मोरूला से आगे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे समझ आएगा, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे आपको समझ आएगा कि जो हमारे पास ये राइबोसोम है, ये एग में भी होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगली जनरेशन तक चला जाता है। राइबोसोम जो है हमारे पास, वो इवन अगली जनरेशन तक चला जाता है, अगली जनरेशन तक चला जाता है। तो ये चीज अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है, तो राइबोसोम के अंदर कौन सा आरएनए होता है, आरआरएनए। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो है मेरे पास आरआरएनए। उसके बाद आएगा टीआरएनए, और सबसे अनस्टेबल होता है एमआरएनए। एमआरएनए अनस्टेबल इसलिए भी है कि किसी एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के बाद उसको ब्रेक करना ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप उसको तोड़ देंगे
उसको आप ब्रेक कर देंगे, उसको आप तोड़ देंगे, mRNA को आप क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, mRNA को क्या कर देंगे, आप ब्रेक कर देंगे, तो वो फिर क्या नहीं बनाएगा, वो फिर क्या नहीं बनाएगा, mRNA को आपने तोड़ दिया तो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो जब प्रोटीन बना दे उसके बाद उसे तोड़ देना ठीक है, नहीं तो वो लगातार प्रोटीन बनाता जाएगा और हमें जरूरत तो है नहीं, एक प्रोटीन की कभी जरूरत होती है कभी नहीं भी होती है। तो स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल rRNA, देन tRNA एंड देन mRNA। अब हम जाते हैं अमाउंट को लेके, हम आरएनए का क्या कंपैरिजन करते हैं, अमाउंट। क्लियर, हम आरएनए का क्या कंपैरिजन करते हैं बेटा, अमाउंट देखते हैं, ध्यान से देखो आरएनए का हम क्या कंपैरिजन करते हैं, एक बार इसमें अमाउंट देखते हैं, इस चीज को देखिए एक बार, एक मिनट दीजिए मुझे बेटा। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं बच्चे, हम नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, क्या बोला बेटा, दोबारा बोल ध्यान से। नौशीन क्या पूछा तूने, मेरे को समझ नहीं आई तेरी बात। सर आपने कहा ना कुछ mRNA के बाद प्रोटीन का, वो फिर से कहिए। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि जो mRNA होता है, mRNA से हमारे पास प्रोटीन बनती है, हर एक प्रोटीन की हर वक्त जरूरत नहीं होती, इसका मतलब mRNA एक टाइम के बाद ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की हर वक्त नीड नहीं है, जब नीड होगी दोबारा mRNA बनाएंगे। क्लियर? जी सर। हाँ, हर वक्त नहीं चाहिए मुझे। थर्ड हम बात करते हैं बेटा, थर्ड हम बात करते हैं अमाउंट और स्टेबिलिटी के बाद हम बात करते हैं टाइप की। ध्यान से सुनिए, हमारे पास जो जो सबसे ज्यादा टाइप का mRNA होता है, सबसे ज्यादा टाइप का क्या होता है हमारे पास, mRNA। सबसे ज्यादा टाइप का मेरे पास क्या होता है, mRNA होता है। mRNA की मैक्सिमम टाइप होती है, मैक्सिमम टाइप होती है हमारे पास किसकी, mRNA की। क्लियर, mRNA की क्या होती है हमारे पास, मैक्सिमम टाइप होती है, मैक्सिमम टाइप होती है हमारे पास किसकी, mRNA की। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद सुनो ध्यान से, mRNA की हमारे पास मैक्सिमम टाइप होती है, मैक्सिमम टाइप हमारे पास mRNA की होती है। उसके बाद सुनो ध्यान से, क्योंकि हम ये कहते हैं उतने टाइप की तो प्रोटीन है, मान लो सेल के अंदर 30,000 टाइप की प्रोटीन बन सकती है, तो उतने टाइप के मेरे पास mRNA बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है टाइप में tRNA। tRNA लगभग नियरली, अगर मैं tRNA की बात करूं तो आपने याद करना होता है 33 टाइप के tRNA होते हैं, क्योंकि हर एक tRNA में आप याद करो जो एंटी कोडोन वाला रीजन था उसका कोड अलग होता है, इसके कोड के हिसाब से अलग अलग टाइप के tRNA बनते हैं। ठीक, क्लियर। उसके बाद आ जाता है मेरे पास rRNA। तो जो rRNA होता है बेटा, वो सिर्फ मान लो अगर मैं 80S राइबोसोम ले लूं तो 80S के हिसाब से कौन सा आ जाएगा, 80S के हिसाब से क्या आ जाएगा, याद करो 28S, 5.8S, ठीक, 18S। याद आ रहा है ये क्या क्या बताया मैंने, मैंने बोला 28S, 5.8S, 18S और फिर मेरे पास 5S। ये टाइप के मेरे पास क्या है, rRNA है। क्लियर, rRNA। अब अगर 70S का भी ऐड कर दो तो भी 70S में 3 होते हैं, 3 टाइप होती है, तो टोटल 7 हो जाएंगे अगर आप ऐड कर दो तो, फिर भी ये कम होगा इससे 33 से। तो टाइप वाइज मैक्सिमम टाइप के आरएनए कौन से होंगे, mRNA, फिर होगा मेरे पास क्या, tRNA, और फिर मेरे पास क्या होगा, rRNA, फिर मेरे पास क्या होगा, rRNA। ये चीज समझ आ गई है, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए बेटा, नेक्स्ट चीज देखो। अब नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं साइज की, हम बात कर सकते हैं साइज की। ध्यान से सुनो बेटा, जो आपका mRNA है उसका साइज बड़ा वेरिएबल होता है, क्योंकि प्रोटीन छोटी बड़ी होती है, तो mRNA का साइज वेरिएबल होता है, इसलिए बड़े साइज का, लार्ज साइज का पॉसिबल है, लार्ज साइज का पॉसिबल है। उसके बाद साइज आता है rRNA का। साइज कैसे मेजर करते हैं, एस में। एस कैसे, जैसे याद करो हमने लिखा था 28S, 5.8S, 18S, और सबसे छोटे साइज का कौन होता है, tRNA। tRNA का स्मॉलेस्ट साइज होता है। स्मॉलेस्ट साइज हमें कैसे पता चला, याद करें बेटा, हम कह रहे हैं स्मॉलेस्ट साइज है, ये स्मॉलेस्ट साइज वाली बात मुझे कैसे पता चली, स्मॉलेस्ट साइज वाली बात मुझे ऐसे पता चली कि जो tRNA है, जो tRNA हमारे पास है उसका छोटा साइज है,
छोटा साइज कैसे है, ध्यान से सुने, छोटा साइज कैसे है हमारे पास, छोटा साइज कैसे है कि वो सिर्फ 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड का है, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड का मेरे पास क्या है, टीआरएनए। तो ये एक कंपैरिजन मैंने बना लिया, किसका, आरएनए का। एक कंपैरिजन मैंने बना लिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए क्या होते हैं, उनका एक कंपैरिजन बना लिया स्टेबिलिटी को लेके। लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये जो मैंने स्टेबिलिटी लिखी है, ये स्टेबिलिटी ठीक है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि इसके बाद एचएनआरएनए लिख सकता हूं। मैं एचएनआरएनए जो लिख रहा हूं, इसका ये मतलब हुआ कि जब हम एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाते हैं तो हम एक तरीके से स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं, स्टेबिलिटी। एचएनआरएनए से ज्यादा स्टेबल एमआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, ये चीज समझ लो। एचएनआरएनए से ज्यादा स्टेबल एमआरएनए होता है, तो स्टेबिलिटी वाइज एमआरएनए ज्यादा स्टेबल है एचएनआरएनए से। मैं कंपैरिजन चाह रहा हूं किसकी स्टेबिलिटी का, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के एमआरएनए का। मतलब मैं कंपैरिजन चाह रहा हूं प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट यूकैरियोट के एमआरएनए का, इसके एमआरएनए के का मैं कंपैरिजन चाह रहा हूं बेटा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के एमआरएनए का कंपैरिजन चाह रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये आपके पास सेल है, क्लियर, ये आपके पास यहां एक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने ये बात पढ़ी थी, अगर आपको याद आए, कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है, उससे जब ट्रांसक्रिप्शन चल रही होती है, उससे जब आरएनए अभी बनी रहा है, उस पर राइबोसोम लगकर प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। राइबोसोम लगकर उस पर प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसे हमने लिखा था कि ट्रांसक्रिप्शन, याद करिए, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कपल्ड। ये क्या होंगी, कपल्ड होंगी। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होंगी, कपल्ड होंगी। क्लियर, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होगी हमारे पास, कपल्ड होंगी। क्या होंगी हमारे पास, कपल्ड होंगी। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है हमारे पास, कपल्ड है, कपल्ड। ये दोनों क्या है, कपल्ड है। ठीक, अब जरा ये देखो, अब जरा ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, ये यूकैरियोट का डीएनए, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं आपको, मैं यूकैरियोट का डीएनए है। अब ये न्यूक्लियस है आपके पास, ये न्यूक्लियस है। तो यूकैरियोट में क्या होता है, जो डीएनए है हमारे पास, उससे पहले क्या बनता है भाई, उससे पहले बनता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। फिर वो एमआरएनए बाहर आता है, फिर यहां प्रोटीन बनती है, यहां इससे प्रोटीन बनती है। हम ये कह रहे हैं इसका जो एमआरएनए अनस्टेबल है, इसीलिए इसीलिए अभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हुई, उससे पहले ट्रांसलेशन को स्टार्ट करना पड़ा, प्रोटीन बनाना शुरू करना पड़ा, क्योंकि अभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म होते ही टूट जाता है ये। लेकिन इसका एमआरएनए ज्यादा स्टेबल होता है। आप खुद से सोचो, पहले वो न्यूक्लियस में बनेगा, फिर वो बाहर आएगा, और बाहर आके वो क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो ज्यादा स्टेबल किसका एमआरएनए हो गया, यूकैरियोट का एमआरएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट के एमआरएनए के। क्यों, क्योंकि यहां ये इतना अनस्टेबल है, इस बात का प्रूफ भी है हमें कि तुरंत ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दी। पर यूकैरियोट्स में क्या हुआ हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है बेटा, कपल्ड है, कपल्ड है किसमें, सॉरी प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में लोकेशन अलग अलग है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रही है और ट्रांसलेशन कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। कोई डाउट है तो ध्यान से सुने सब लोग। जीन की एक डेफिनेशन बनती है, उसको हम समझेंगे। देखिए, हमारे पास हम ये डीएनए बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, डीएनए, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। अब इस डीएनए पर मैंने क्या करा, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना दी, मान लो, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना दी, ठीक, क्लियर। यहां पर ये हमारे पास प्रोमोटर है,
यहां पर हमारे पास टर्मिनेटर है और ये स्ट्रक्चरल जीन है। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर भी हमने क्या लिख दिया, ये प्रमोटर, टर्मिनेटर और इसको स्ट्रक्चरल जीन बोल दिया। ऐसे ही मैंने कई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना दी। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लिखी है मैंने, दिस इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। किसी को इन बातों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जीन की डेफिनेशन। जीन की डेफिनेशन में जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो देखो, मान लो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से mRNA बन रहा है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से जो RNA बन रहा है वो फोल्ड होके tRNA बना रहा है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से हमारे पास जो RNA बन रहा है वो फाइनली क्या बना रहा है, मान लो rRNA बना रहा है। वो फाइनली क्या बना रहा है, rRNA बना रहा है। क्लियर, वो फाइनली rRNA बना रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिनसे RNA बन रहा है। जीन की ओल्ड डेफिनेशन ये थी बेटा, जीन की ओल्ड डेफिनेशन ये थी, ओल्ड डेफिनेशन ये थी। जीन क्या है, जीन की ओल्ड डेफिनेशन ये थी बेटा, ध्यान से सुनेंगे। जीन की ओल्ड डेफिनेशन ये थी कि जीन एक्चुअल में क्या है, इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए which code for प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कोड फॉर mRNA, कोड फॉर mRNA। फिर हमारे दिमाग में आया कि अगर सिर्फ यही जीन है, सिर्फ यही जीन है, तो फिर ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये क्या ये जीन नहीं है। फिर हमने उस डेफिनेशन को और वाइड किया, हमने हमने डेफिनेशन को बदला, हमने चेंज डेफिनेशन लाए हम लोग। हमने कहा कि जीन क्या है, जीन क्या है, इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए which have code for any type of RNA, for any type of RNA। किसी भी तरीके के RNA के लिए, किसी भी तरीके के RNA के लिए, RNA के लिए अगर कोड है, RNA के लिए कोड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं बेसिकली हम उसे जीन कहते हैं। तो नाउ व्हाट इज जीन, जीन वो है जो किसी भी टाइप का आरएनए बनाए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अभी मैं एक डिस्कशन और बताऊंगा, पर ये सुनो ध्यान से। जीन क्या है बेटा, जीन एक्चुअल में क्या है, एनी सेगमेंट, कोई भी ऐसा सेगमेंट विच कोड फॉर एनी टाइप ऑफ आरएनए, जो किसी भी तरीके के आरएनए के लिए कोड करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं जीन। तो जीन एक्चुअल में क्या है हमारे पास, जीन एक्चुअल में क्या है कि एक सेगमेंट है डीएनए का जो किसी भी टाइप के आरएनए के लिए कोड करे, मतलब कोई भी टाइप का आरएनए बनाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। वेदर इट इज एमआरएनए या टीआरएनए या आरआरएनए, हम उसे क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। क्लियर, उसे हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। अब मेरे दिमाग में आ गया यार, जीन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो एक जैसी बात लग रही है, उसको और क्लियर कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन में क्या फर्क हो सकता है। ध्यान से देख ले बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन ये कैसे अलग हैं और सिमिलर हैं, इस पे बात कर लेते हैं। पर आपके दिमाग में एक बात समझ में आ गई है कि जीन का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ mRNA बनाता हो, जीन का मतलब ये वो डीएनए है जो tRNA और rRNA दोनों बनाता हो, दोनों को हम जीन कह सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब जरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को लेकर जो जीन का हमारे पास डेफिनेशन है उसको जरा देख लो बेटा, ये देख लेते हैं, ध्यान से सुने, ये देखो जरा ध्यान से। ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है। ये प्रमोटर है,
ये टर्मिनेटर है, दिस इज प्रमोटर, दिस इज टर्मिनेटर। अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक आरएनए बना, ये एक आरएनए बन गया। ये क्या बन गया? आरएनए बन गया। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से ये आरएनए बना है, ये आरएनए इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से बना है। इसको कट करके, कट करना वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, मैं लिखूंगा स्प्लाइस्ड। इसकी स्प्लाइसिंग करके मैं इससे एक आरएनए बना दूं और इसी से मैं काट के टीआरएनए बना दूं। इसका मतलब इस सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से मैं 2 आरएनए बना रहा हूं। मान लो मैं 5s आरएनए बना दूं और टीआरएनए बना दूं, तो इसका मतलब इसके इतने सेगमेंट में किसके लिए कोड था? 5s के लिए, और इतने सेगमेंट में कोड था किसके लिए? टीआरएनए के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मेरे पास मोर देन क्या है? मोर देन 1 जीन पॉसिबल है, मोर देन 1 जीन पॉसिबल है। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा जीन पॉसिबल है। एक से ज्यादा जीन क्या है? पॉसिबल है। एक से ज्यादा जीन क्या है? पॉसिबल है। तो एक से ज्यादा जीन पॉसिबल क्यों है हमारे पास? एक से ज्यादा जीन पॉसिबल क्यों है हमारे पास? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, आप खुद से देखो, हम ये कह रहे हैं कि इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा जीन पॉसिबल है। तो यहां से मुझे ये समझ आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट is not similar to transcription unit is not similar to gene, can be same but हमेशा नहीं, अलग भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थोड़ा सा लार्जर यूनिट है, कैन बी लार्जर यूनिट देन जीन। अब मैं रिपीट करता हूं, जो बातें जिसको डाउट होंगी सुनना ध्यान से। मैंने बोला ओल्ड डेफिनेशन कहती थी जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एमआरएनए। फिर मैंने उस बात को चेंज किया, मैंने बोला जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच स्पेसिफिकली कोड फॉर जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर आइदर एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। फिर हमने, हमारे सवाल में ये आया, दिमाग में ये आया कि क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जीन हो सकती है? तब हमने आंसर ये बोला कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा टाइप के आरएनए हो सकते हैं, एक से ज्यादा आरएनए हो सकते हैं। तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैन बी जीन इफ इट कोड फॉर सिंगल आरएनए। अगर वो सिंगल आरएनए के लिए कोड कर रहा है तभी वो जीन हो सकता है। क्लियर? उसके बाद की बात सुने ध्यान से आप लोग, उसके बाद की बिल्कुल ध्यान से सुने। अब मेरे दिमाग में एक बात और आ गई है, कि मैं जरा एक और चीज लेके चलूंगा जीन को लेके। अभी आपको यहां तक वाली बात किसको डाउट है वो पूछिए, क्लियर कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहां पर उठाएंगे सिस्ट्रॉन का, जीन से रिलेट करेंगे इसको। सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन क्या होता है? ध्यान से सुनिए, व्हाट इज सिस्ट्रॉन। ठीक है, इस चीज को देख लो जल्दी से, क्या होता है सिस्ट्रॉन, आपको आइडिया लग जाएगा अभी। व्हाट इज सिस्ट्रॉन? देखो मैंने ये डीएनए बना दिया, ठीक है, ये सेगमेंट है, मान लो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इससे मेरे पास बना है एमआरएनए, इससे मेरे पास बना है आरआरएनए, और इससे मेरे पास बना है टीआरएनए। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, सब लोग। सिस्ट्रॉन की अब बात करते हैं। यहां पर बना है एमआरएनए, यहां पर बना है आरआरएनए, और यहां पर बना है हमारे पास टीआरएनए। ये चीजें बनी हुई है, क्लियर? ये चीजें बनी हुई है, ठीक है, क्लियर? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये चीजें हमारे पास बनी हुई है, ध्यान से सुनिए। अब मैं कह रहा हूं कि ये भी जीन है, ये भी जीन है, और ये भी जीन है, लेकिन ऐसी जीन जो एमआरएनए बनाकर प्रोटीन बनाए, उस जीन को हम नाम दे देते हैं सिस्ट्रॉन। मतलब सिस्ट्रॉन का मतलब डीएनए का वो सेगमेंट जो स्पेसिफिकली एमआरएनए बनाए और उससे हमारे पास एक प्रोटीन बने। तो आपको ये समझ आ गया बेटा, आपको ये समझ आ गया
कि ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन, क्योंकि जो mRNA बनाएगा वो जीन भी तो है, बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन। सारी जीन सिस्ट्रॉन नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ ये वो जीन है जो सिस्ट्रॉन नहीं है, ये वो जीन है जो सिस्ट्रॉन नहीं है, पर ये वो जीन है जो सिस्ट्रॉन है। तो जो सिस्ट्रॉन है वो जीन भी है, पर जो जीन है वो जरूरी नहीं है सिस्ट्रॉन है। तो हमने क्या बोला? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एमआरएनए इज नोन एज जीन एज वेल एज सिस्ट्रॉन। क्लियर? एज वेल एज सिस्ट्रॉन। ये वाली बात हम दिमाग में बिठाएंगे। तो सिस्ट्रॉन एक अलग टर्म ले आए, किसके लिए? उन जीन्स के लिए विच कोड फॉर एमआरएनए, विच कोड फॉर एमआरएनए। जो एमआरएनए के लिए कोड कर रहे हैं उनको हमने क्या बोल दिया? उनको हमने नाम दे दिया कि वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिस्ट्रॉन की। आगे देखो, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन बट ऑल जीन्स आर नॉन सिस्ट्रॉन। अब सिचुएशन ये है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा अलग अलग दिखता है। देखो क्या है, मैं ये प्रोकैरियोट का डीएनए बना रहा हूं, ठीक है, मैं ये प्रोकैरियोट का डीएनए बना रहा हूं। कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ये हम प्रोकैरियोट का डीएनए बना रहे हैं, देखिए ये प्रोकैरियोट का डीएनए, ठीक है, और ये यूकैरियोट का डीएनए। दो अलग अलग डीएनए बनाए मैंने। दिस वन इज प्रोकैरियोटिक डीएनए and this one is eukaryotic DNA. प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए, क्लियर? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए, ध्यान से सुनेंगे, ये ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोकैरियोटिक डीएनए की मैंने ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लिख दी ऐसे, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लिख दी, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से मेरे पास, ध्यान से सुने बेटा, मेरे पास 3 आरएनए बन रहे, 3 एमआरएनए बन गए। मान लो 3 या 1 से ज्यादा, ये तीनों क्या है? एमआरएनए। तीनों क्या है? एमआरएनए। मतलब 3 जीन है, 3 सिस्ट्रोन है। 3 एमआरएनए का क्या मतलब हुआ? एक तरीके से 3 सिस्ट्रोन्स, 3 सिस्ट्रोन है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये जो हमारे पास, ध्यान से सुने, ये हमारे पास, ध्यान से सुनो इस चीज को, इससे मेरे पास ये एमआरएनए बना, इससे मेरे पास ये एमआरएनए बना, और इससे मेरे पास ये एमआरएनए बना। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा एमआरएनए बनाने के लिए जीन पॉसिबल है। तो प्रोकैरियोट में एक सिचुएशन मिलती है जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब मेरे पास क्या होगा? मेरे पास क्या होगा? 3 जीन या 2 जीन, एक से ज्यादा जीन का कॉमन प्रमोटर और टर्मिनेटर है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मीनिंग यहां पर यह है बेटा कि मेरे पास एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन का कॉमन प्रमोटर और टर्मिनेटर है। इसे कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मतलब मोर देन वन सिस्ट्रॉन, मोर देन वन सिस्ट्रॉन is part of ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब जरा ये देखो, यूकैरियोट में क्या होता है? नॉर्मली यूकैरियोट में क्या होता है बेटा? ये मेरे पास प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है। ये मेरे पास क्या है? प्रमोटर, और ये मेरे पास क्या है? टर्मिनेटर। ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, क्लियर? ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो इससे जो बना, इससे बनेगा एक एमआरएनए, और इससे एक एमआरएनए बना। तो यहां पर सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक ही सिस्ट्रॉन है। सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास क्या है? 1 सिस्ट्रॉन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये समझ आ गई सबको? तो प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक मिलता है और यूकैरियोट में क्या मिलता है बेटा? हमारे पास क्या मिलता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक मिलता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक मिलता है, क्लियर? तो ये सिचुएशन हमें समझ आनी चाहिए
कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है एग्जैक्टली। क्लियर, इसका एक रीजन हम बताएंगे, यूज करेंगे आगे, पर अभी तक आपको ये समझ आ गया, अभी तक आपको ये समझ आ गया बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक बड़ी यूनिट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है वो दो तरीके का पॉसिबल है, उसमें क्या हो सकते हैं, सिस्ट्रॉन भी हो सकते हैं, उससे एमआरएनए भी बना सकते हैं, उससे टीआरएनए भी बना सकते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो दो टाइप का आरएनए बना सकता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो दो टाइप का सिस्ट्रॉन रख सकता है, मोनो भी रख सकता है और पॉली भी रख सकता है। क्लियर, पॉली भी रख सकता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक एमआरएनए बनेगा, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से हमारे पास एक से ज्यादा एमआरएनए बनेंगे, एक से ज्यादा मोर देन वन एमआरएनए बनेगा। क्लियर, अब कुछ के मन में ये आ रहा होगा कि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और बेसिकली सिस्ट्रॉन सेम है, पर एक डिफरेंस यहां पर आता है, वो अभी आपको डिस्कस कर लेते हैं, वो भी हम क्लियर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सिस्ट्रॉन से एमआरएनए बनता है, हाँ, हम उस डीएनए सेगमेंट को सिस्ट्रॉन बोलते हैं। मुझे कौन बताएगा बेटर कौन सा है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक? रीजन के साथ कौन बताएगा? सर मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक बेटर है, रीजन सर बिकॉज उसमें स्प्लाइसिंग नहीं करनी पड़ती। स्प्लाइसिंग का कुछ नहीं बेटा, स्प्लाइसिंग तो करनी पड़ेगी हमें, एचएनआरएनए बनेगा ना। मैं ये एमआरएनए लिख रहा हूं, ये एमआरएनए नहीं है, ये एचएनआरएनए है जिसका एमआरएनए बनेगा, वो रीजन नहीं है मोनोसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोट आर एडवांस, रीजन सुने ध्यान से, इधर देखो भाई, इधर मतलब जिस देखो। टाइम पे जरूरत होगी उसी टाइम पे एक एक निकलेगा। क्या चीज बेटा? सर मतलब हमें जिस टाइम पे जरूरत होगी एमआरएन की उसी टाइम पे निकले, और मतलब ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। हाँ, ये एक रीजन हो सकता है। चलो मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो बेटा। देखो क्या होता है एक्चुअल में, क्या है, मान लो ये प्रोकैरियोट का है, तो प्रोकैरियोट में एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, और ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल, मतलब यहां पर तीन है, मान लो तीन एमआरएनए बन सकते हैं इतने पार्ट से। एक इससे एमआरएनए बन रहा है, एक इससे बन रहा है, और एक इससे बन रहा है। इन तीन एमआरएनए से तीन अलग अलग प्रोटीन बन गई, एक प्रोटीन ये है, एक प्रोटीन ये है, एक प्रोटीन ये है, ये तीन प्रोटीन्स बन गई। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब ये होगा जब भी बनेगी ये तीनों प्रोटीन साथ बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये कंट्रोल होता है, मतलब हम प्रमोटर पे कंट्रोल करते हैं ना, कंट्रोल कैसे करते हैं, प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होने से क्या होता है कि जब भी बनेगी तीनों प्रोटीन साथ बनेंगी, नहीं तो एक भी नहीं बनेगा। जब भी बनेंगी तीनों प्रोटीन साथ बनेंगी, नहीं तो एक भी नहीं बनेगा। ये हम बात कर रहे हैं किसको लेके, हम बात कर रहे हैं किसको लेके, प्रोकैरियोट को लेके। किसको लेके बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट को लेके। अब हम आ जाते हैं यूकैरियोट्स में, अब हम आ जाते हैं बेटा यूकैरियोट्स में, ध्यान से सुनना जो बताऊंगा। यूकैरियोट्स में आ जाते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। यूकैरियोट्स में क्या होगा कि अगर मुझे इस प्रोटीन की नीड है तो इसका एमआरएनए बनेगा, अगर मुझे इसकी नीड है तो इसका बनेगा। तो जरूरत के हिसाब से कभी इसको बना सकते हैं, इसको। तो ये बेटर कंट्रोल हो गया, अलग अलग बनना बेटर कंट्रोल है। अगर मैं इसको आपके रूम के स्विच से कंट्रोल करूं, कंपैरिजन करूं, याद करो, अगर मैं रूम में स्विच से कंपेयर करूं, तो मान लो आपके पास रूम में एक ऐसा स्विच है जिससे आपके रूम की दो लाइट्स और एक फैन साथ चल रहे हैं, ये प्रोकैरियोट है। और यूकैरियोट में एक ऐसा स्विच है कि लाइट का अलग है, दोनों लाइट्स का और फैन का अलग है। तो ये बेटर एडेप्टेशन हो गई ना, जैसी जरूरत उसके हिसाब से वो चीज यूज करेंगे। यहां तो प्रॉब्लम ये है कि जब फैन चलाना है तो लाइट जलाना मजबूरी है। किसको नहीं समझ आई ये बात? आ गई समझ? मैं समराइज कर रहा हूं चीजों को जो मैंने बोला, ध्यान से सुनना। मैं डीएनए बना रहा हूं, उस पर समराइज कर रहा हूं सारी। मैं एक डीएनए बना रहा हूं, उस पर समराइज कर रहा हूं।
और एनसीईआरटी की वो लाइनें क्लियर कर रहा हूं जो उसने बोला। मेरे पास ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, चलो मैं यूकैरियोट का ले लेता हूं, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये प्रमोटर टर्मिनेटर, इससे मेरे पास बना हुआ है एमआरएनए। ठीक, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इससे बन रहा है मेरे पास आरएनए। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इससे बन रहा है हमारे पास टीआरएनए। ठीक, एनसीईआरटी ने कहा है चलो भाई हमने इतना तो क्लियर कर लिया कि जीन वो सेगमेंट है जिससे किसी तरह का आरएनए बने, किसी भी तरीके का आरएनए बने उसे हमने जीन बोल दिया। लेकिन उसने एक चीज और बोली है, उसने बोला है कि कुछ ऐसे डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, कुछ ऐसे डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जैसे कि यहां पर कुछ है प्रमोटर के आगे या प्रमोटर के जस्ट पास है, जो सिर्फ रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंस का मतलब इनका कोई आरएनए नहीं बनता, बट रोल तो है, बट हैव रोल। तो कह रहे हैं यार ये तो डेफिनेशन और उलझ गई। अब कह रहा है कि भाई ये तो आरएनए भी नहीं बना रहा, फिर भी इसका कोई रोल तो है। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस वो होते हैं बेटा, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस वो हैं जो आरएनए नहीं बना रहा है पर कुछ काम जरूर कर रहे हैं। काम कैसे कर रहे हैं? चीजों को कंट्रोल करने का, चीजों को क्या करने का? कंट्रोल करने का। जैसे ये टीआरएनए काम करेगा नहीं करेगा, ये जीन इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो एनसीईआरटी ने फिर पूछा, कह रहा यार देयर आर सम रेगुलेटरी सीक्वेंस व्हिच नॉट कोड फॉर आरएनए, स्टिल हम कह सकते हैं कि वो जीन है, तो उसे हम कह सकते हैं रेगुलेटरी जीन। तो फिर यहां पर एक कंबाइंड डेफिनेशन में ये कहूंगा, जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड फॉर आरएनए और हैव सम रेगुलेटरी फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कुछ ना कुछ उनका रेगुलेटरी फंक्शन है, कंट्रोल का कोई फंक्शन है। तो प्रॉपरली अगर हम देखें, जीन वो है जिसका काम किसी तरीके का आरएनए बनाना है या कुछ ना कुछ कंट्रोल करना है, कोई रोल परफॉर्म करना है, उसे हम क्या कह रहे हैं? जीन कह रहे हैं। तो प्रॉपरली अब डेफिनेशन अगर हम जीन की बना पाए तो वो डेफिनेशन ये है कि जीन इज दैट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जीन इज दैट सीक्वेंस ऑफ डीएनए which code for किसके लिए कोड कर सकता है बेटा? which code for, ध्यान से सुनेंगे, gene is that sequence of DNA which code for जो कोड कर रहा है किसके लिए? which code for RNA and have some regulatory function, क्लियर? उसका कुछ ना कुछ रेगुलेटरी फंक्शन है। ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए कि ये रेगुलेटरी फंक्शन भी इसका है, तो जीन है। फिर कह रहा है यार ये बात भी बढ़िया लग गई, लेकिन यूकैरियोट्स में तो एक प्रॉब्लम और है ना। यूकैरियोट्स में क्या है, जो एमआरएनए के लिए हम बना रहे थे वो तो पहले एचआरएनए बना रहा ना। जैसे मान लो ये सिस्टोन है मेरे पास, इससे पहले मेरे पास क्या बन रहा है? ये एचएनआरएनए बन रहा था, याद करो, एचएनआरएनए बन रहा था, ये याद आ रहा है? ये पहले एचएनआरएनए बना रहा था, हमने कहा ये एचएनआरएनए बनाएगा। जैसे ये एक्सॉन थे और ये व्हाइट वाला बीच में क्या था? इंट्रॉन्स था। तो हम क्या करेंगे बेटा? इंट्रॉन्स हटाएंगे और एक्सॉन्स को जोड़ देंगे। तो ये इंट्रॉन्स था हमारे पास। इंट्रॉन्स का मतलब ओरिजिनल डीएनए पे नॉन कोडिंग रीजन। तो कह रहा है यार ये तो फर्दर कॉम्प्लिकेट कर रहा है। इन यूकैरियोट्स नॉन कोडिंग रीजन इज अ पार्ट ऑफ जीन। वो पार्ट है किसका? जीन का। विच फर्दर कॉम्प्लिकेट डेफिनेशन, जो डेफिनेशन को और ज्यादा क्या कर रहा है? कॉम्प्लिकेट कर रहा है। और ज्यादा क्या कर रहा है? कॉम्प्लिकेट कर रहा है। क्लियर? कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो वो और ज्यादा क्या कर रहा है? कॉम्प्लिकेट कर रहा है। क्लियर? कॉम्प्लिकेट कर रहा है और ज्यादा। ठीक है, और ज्यादा क्या कर रहा है? कॉम्प्लिकेट कर रहा है। क्लियर? तो ये चीज आप दिमाग में बिठाएं, कि जीन जो है वो कैसे है। पर अभी हमने जो ये डेफिनेशन लिखी वो मोर और लेस परफेक्ट है, पर ये स्प्लिट जीन वाली बात थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देती है। क्लियर? और ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देती है कि भाई नॉन कोडिंग रीजन भी तो प्रेजेंट है ऑलरेडी, जो किसके लिए कोड करता है? इंट्रॉन्स के लिए।
ये समझ आया? ये डिस्कशन आपका एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको एक बार दिखा